इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं से राजनीति विज्ञान विषय से प्रथम पुस्तक जो है समकालीन विश्व राजनीति, इसका चौथा अध्याय सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का दूसरा भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पहला भाग देखा था, तो पहला भाग में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि यूरोपीय संघ जो है उसकी निर्माण कैसे हुई थी और इसकी स्थापना कब हुई थी। साथ में हमने यह भी देखा था कि यूरोपीय संघ सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बनने की क्षमता रखती है कि नहीं रखती है। अब हम इस अध्याय में आगे आसियान यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। आसियान की स्थापना 1967 में हुई है। अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना हुई है। तो इसके स्थापना के पीछे कुछ कारण रहा है, उस कारण को हम देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के जितने भी देश थे वो द्वितीय विश्व युद्ध तक यूरोप या फिर जापान का उपनिवेश थे, यानी कि ये यूरोप जापान के गुलाम थे और इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब इन्हें स्वतंत्रता मिली तो जैसे कि उस समय के जितने भी उपनिवेश देश थे और जो स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे उनकी जो समस्या थी वैसे ही समस्या इस दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की भी थी, जिसमें कि सबसे पहली समस्या तो इनके सामने थी कि ये राष्ट्र निर्माण कैसे करें। उसके बाद जो ये आर्थिक रूप से जो इनका शोषण हुआ था, जिसके कारण इनका आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही खराब थी और साथ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी भी थी। तो इसके सामने ये सारी समस्याएं विद्यमान थी। अब इन समस्याओं का समाधान कैसे करें, इनके पास 2-3 विकल्प था। एक विकल्प तो यही था कि जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो उसके बाद पूरा विश्व जो है 2 गुटों में बंट गया था, जिसमें एक गुट का नेतृत्व जो है अमेरिका कर रहा था और दूसरे गुट का नेतृत्व यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ कर रहा था। तो ये जो है आसियान के जो देश हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देश, वो इनमें से किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे। साथ ही उस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन भी चल रहा था, जिसको कि नाम भी कहा जाता है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा भी इन देशों की समस्या का जो समाधान है वो कारगर तरीके से संभव नहीं हो पा रहा था। तो इन विकल्पों के अतिरिक्त अब इनके पास एक विकल्प और बचा कि ये लोग आपस में ही सहयोग करें। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि क्षेत्रीय संगठन बनाया और क्षेत्रीय संगठन बना करके एक वैकल्पिक पहल की है और 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना की। तो हम देखते हैं कि 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हो जाती है। तो उस समय में आसियान के 5 देश जो है सदस्य बने थे। वो देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 सदस्य जो हैं, 5 देश जो हैं इसके फाउंडर मेंबर हैं। इसके बाद फिर धीरे धीरे बाद में 5 देश और इनसे जुड़ गए, जिसमें कि ब्रुनेई दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है। ये 5 सदस्य और जुड़ गए। इस प्रकार अब इस आसियान के कुल 10 सदस्य हो चुके हैं। तो वर्तमान में भी यही 10 सदस्य आसियान के सदस्य देश हैं। अब हम देखते हैं कि आसियान का विस्तृत रूप क्या है। आसियान, चूँकि हम लोग इंग्लिश में ASEAN लिखते हैं, तो इस आसियान का विस्तृत रूप है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। हम अब इस संगठन के सदस्य देशों का एक राजनीतिक मैप के रूप में देख लेते हैं। आइए हम मैप देखते हैं। ये आसियान देश का मैप है। इसमें ऊपर में देखेंगे कि ये चीन है, इधर म्यांमार के बगल में यहाँ भारत है। उसके बाद अब यहाँ से आसियान देशों का शुरू होता है। ये जिसमें ब्लू कलर का जो है ये म्यांमार है। यहाँ पर ऑरेंज कलर में देखेंगे ये थाईलैंड है। उसके बाद ये येलो कलर में लाओस है और उसके बाद यहाँ पर ब्राउन कलर में कंबोडिया है और ये ग्रीन कलर में वियतनाम है। तो 5 देश यहाँ हैं। उसके बाद ये यहाँ पर ये 2 द्वीप जो है ये मलेशिया है और मलेशिया में ही इस द्वीप में यहाँ पर दारुसलेम एक छोटा सा देश है
और मलेशिया के इस द्वीप में यहाँ पर सबसे लास्ट में सिंगापुर है। उसके बाद ये जितना भी येलो कलर का द्वीप दिखाई दे रहा है, यहाँ ये सारे जो द्वीप हैं ये सारे इंडोनेशिया के पार्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर फिलीपींस है। तो इस प्रकार ये 10 देश हैं जो कि आसियान के सदस्य हैं। अब हमने आसियान का मैप देख लिया है। अब हम आसियान का उद्देश्य पढ़ते हैं। तो आसियान का जो मुख्य उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर के इसकी स्थापना की गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य जो है 3 है। पहला उद्देश्य यह है कि जो इस क्षेत्र का आर्थिक विकास है उसको तेजी से आर्थिक विकास करना, तीव्र गति से विकास करना इनका एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। दूसरा जो उद्देश्य इनका रहा है कि इस आर्थिक विकास के माध्यम से इन्हें सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। उसके बाद जो तीसरा इसका मुख्य उद्देश्य था वो था कि कानून के शासन और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम हैं उस पर आधारित क्षेत्रीय शांति और अस्थायित्व को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार से ये 3 इनका प्रमुख उद्देश्य था। इसी के आधार पर वो अपना कार्य करना आरंभ किए। तो जब ये अपना कार्य इस उद्देश्य के आधार पर करना प्रारंभ किए तो इनके कार्य प्रणाली की जो शैली थी उस शैली को लेकर के एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया, आसियान शैली। ये सामान्य तौर पर 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो आसियान शैली क्या है, देखिए कि आसियान संगठन द्वारा अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की जो नीति अपनाई गई थी उसी को आसियान शैली या एशियन वे कहा गया। तो इस प्रकार हम देख लिए कि जो आसियान शैली है वो इसके एक जो नीति अपनाई गई थी उस नीति को ही आसियान शैली कहा गया था। और नीति ये थी कि ये अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप को बढ़ावा देता है। तो इस नीति को आसियान शैली कहा गया। अब हम देखते हैं कि आसियान का 3 आधार स्तंभ है। इन आधार स्तंभ के बारे में देखते हैं। पहला आधार स्तंभ है आसियान सुरक्षा समुदाय। दूसरा जो इसका आधार स्तंभ है वो है आसियान आर्थिक समुदाय, ये इसका दूसरा आधार स्तंभ है। और तीसरा आधार स्तंभ जो है इसका वो है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये तीनों आधार स्तंभ की जो स्थापना है 2003 में की गई थी। जो ये तीनों आधार स्तंभ है उसका एक एक करके देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले जो देखते हैं हम आसियान सुरक्षा समुदाय। जो आसियान सुरक्षा समुदाय है इसका उद्देश्य है जो क्षेत्रीय विवाद है, क्षेत्रीय विवाद को सैनिक टकराव तक पहुंचने से पहले रोकना है। उसके बाद इसका दूसरा आधार स्तंभ जो है वो है आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना। पहला उद्देश्य तो ये है कि आसियान देशों के लिए साझा बाजार तैयार करना और उत्पादन आधार तैयार करना। दूसरा उद्देश्य जो इसका है वो है कि इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। और जो तीसरा इसका उद्देश्य है आसियान आर्थिक समुदाय का, वो उद्देश्य यह है कि यहाँ जो इस क्षेत्र के देश हैं उनके बीच आर्थिक विवाद को निपटाने के लिए पहले से जो व्यवस्था मौजूद है उस व्यवस्था में कोई कमी हो तो उसको सुधार करना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक समुदाय जो है आसियान का उसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो कि आपसी सहयोग को बढ़ावा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका तीसरा जो आधार स्तंभ है वो है आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। इस सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय का मुख्य कार्य जो है वो है सदस्य देशों के मध्य सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। अब देखेंगे कि इस सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में इस आसियान सामाजिक आर्थिक समुदाय के द्वारा जो सहयोग को बढ़ावा दिया गया उसके कारण सदस्य देशों में टकराव को कम करने और आपसी बातचीत को बढ़ावा देने में काफ़ी मदद मिली है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आसियान का ये 3 आधार स्तंभ है, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसके अतिरिक्त आसियान का एक और संगठन है जिसको कि आसियान क्षेत्रीय मंच कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 1994 में की गई थी। इसका जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य वो है कि सदस्य देशों की जो सुरक्षा नीति है
तथा विदेश नीति है उसमें तालमेल बनाना, यानी कि प्रत्येक देश की अपनी सुरक्षा और विदेश नीति है, तो उनकी विदेश नीति और सुरक्षा नीति इस प्रकार से हो कि आपस में मतभेद या टकराव न हो। मतभेद या टकराव को रोकने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि देखना है कि भाई किस तरह से सुरक्षा और विदेश नीति बने कि सबका विदेश नीति एक दूसरे के सहयोग में रहे। तो इस प्रकार आसियान क्षेत्रीय मंच की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि आसियान जो है वो सत्ता केंद्र के रूप में आ सकता है कि नहीं आ सकता, या है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो आसियान की स्थापना हुई है मुख्य रूप से एक आर्थिक संगठन के रूप में हुई है। यहाँ पर सैन्य या अन्य कोई क्षेत्र जो है उसको महत्व नहीं दिया गया है। यहाँ पर सैन्य क्षेत्र का कोई महत्व नहीं है। जो आसियान की कुल अर्थव्यवस्था है वह अमेरिका, सोवियत संघ, जापान या फिर चीन, इन सबों की तुलना में बहुत कम है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका जो विकास दर है वो इन सब से बहुत ज़्यादा है, और यही कारण है कि इसका प्रभाव जो है वैश्विक राजनीति पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज इसके आर्थिक विकास के दर के कारण देखते हैं कि अमेरिका, चीन, रूस, जापान, सोवियत संघ तथा भारत सहित विश्व के प्रमुख देश आसियान के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर यह विश्व के प्रमुख देशों की नीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यहाँ पर यह देख रहे हैं कि आर्थिक विकास का ही परिणाम है कि यह विश्व के राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रख रहा है। उसके बाद साथ में अब हम देखते हैं कि 1999 से आसियान जो है पूर्वी एशियाई सहयोग पर शिखर सम्मेलन प्रत्येक वर्ष आयोजित करता है, जिसमें कि पूर्वी एशियाई देशों के आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाए किस तरह से, इसके बारे में यह प्रत्येक वर्ष एक शिखर सम्मेलन आयोजित करता है। और इस शिखर सम्मेलन में आसियान के सदस्य देशों के अतिरिक्त अमेरिका, रूस, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत सहित अन्य कई देश हिस्सा लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से सहयोग के लिए मंच प्रदान कर रहा है कि आसियान जो है एशिया का एकमात्र क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों तथा विश्व शक्ति को राजनीतिक और सुरक्षा मामले पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच प्रदान करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सैन्य रूप से चूंकि इसकी नीति जो है वो नीति है मेल मिलाप की, टकराव रहित और बातचीत पर आधारित नीति है, तो इस कारण से यहाँ पर सैन्य महत्व उतना नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से आसियान देशों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है विश्व राजनीति में। अब हम देखेंगे कि भारत के साथ आसियान का किस तरह से संबंध है। लेकिन 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने एक नीति अपनाई अपने विदेश नीति में जिसको कहा जाता है लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी पूर्व की ओर देखो नीति। इस नीति के तहत भारत से पूर्व में जितने भी देश थे उसके साथ संबंध को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाने लगा। तो इसी संदर्भ में भारत जो है आसियान के साथ भी बेहतर संबंध बनाने का प्रयास करने लगा। तो हम देखते हैं कि भारत और आसियान के बीच प्रत्येक वर्ष शिखर सम्मेलन आयोजित होता है, जिसमें कि ये लोग आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श करते हैं। साथ में आपने पहले भी देखा है कि 1999 से जो है पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन आसियान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भी भारत पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा भारत जो है आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर भी हस्ताक्षर कर चुका है 13 अगस्त 2009 को, और यह समझौता जो है 1 जनवरी 2010 से प्रभावी हो चुका है। इसमें हम देखेंगे कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो इसका लुक ईस्ट पॉलिसी जो है उसको आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि पहले तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना था, अब हम उसको देख करके कार्य करेंगे। तो इस प्रकार देखते हैं कि आगे भी अब भारत और आसियान के साथ संबंध बेहतर होने की संभावना है। इस वीडियो में इतना ही। अब इस अध्याय का शेष भाग लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।